पटना की भीड़ भाड़ वाली गली में एक छोटा सा 2 कमरों का मकान था। यहाँ रहते थे राजेश वर्मा, उनकी पत्नी नीलम और बूढ़ी माँ कमला देवी। राजेश की उम्र 38 साल थी और वो एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट का काम करता था। महीने के 35,000 रुपए में घर चलाना, किराया देना और बढ़ती महंगाई से जूझना, यही उसकी रोज की कहानी थी। राजेश मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं देना चाहती थी। हर साल प्रमोशन की उम्मीद और हर बार निराशा। ऑफिस में उसकी मेहनत तो सब देखते थे, लेकिन तरक्की दूसरों को मिलती थी। उन्हें जो चमकदार कपड़े पहनते थे, बॉस की हाँ में हाँ मिलाते थे। नीलम अलग ही दुनिया में जीती थी। शादी के पहले साल खुशियों से भरा था, लेकिन अब 5 साल बाद उसकी नजर हर जगह कमी दिखती थी। सोशल मीडिया पर दोस्तों की चमकदार जिंदगियां देखकर उसका मन कुढ़ता रहता था। उसकी कॉलेज की सहेली पूजा आज बड़ी कोठी में रहती थी, गाड़ी चलाती थी, और वो आज भी बाजार से सब्जी का हिसाब करके खरीदती थी। तुम कुछ नहीं कर सकते राजेश, नीलम अक्सर चिड़चिड़ाती थी। सबके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। और फिर थी कमला देवी, 72 साल की उम्र, कमजोर शरीर, घुटनों में दर्द, लेकिन कभी शिकायत नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजेश के लिए खपा दिया था। पति की मौत के बाद 10 साल अकेले जीकर घर संभाला, बेटे को पढ़ाया लिखाया। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में बेटे बहू के साथ रहना ही उनकी नियति है, लेकिन समय ने कुछ और ही सोच रखा था। एक शाम राजेश ऑफिस से लौटा तो बेहद थका हुआ था। जूते भी ठीक से नहीं उतार पाया था कि नीलम मोबाइल हाथ में लेकर उसके सामने आ खड़ी हुई। देखो इसे, नीलम ने स्क्रीन उसकी आंखों के सामने की। व्हाट्सएप पर पूजा की तस्वीर थी, बड़े बंगले के सामने, महंगे गहने पहने, पीछे चमचमाती BMW। यह मुझसे 2 साल जूनियर थी कॉलेज में। नीलम की आवाज में गुस्सा और जलन दोनों थी। आज देखो कहां पहुंच गई, और मैं आज भी इसी छोटे से घर में कैद हूं। राजेश चुप रहा। वो जानता था यह बातचीत किस दिशा में जाएगी। और विकास ने अपनी पत्नी को यूरोप घुमाकर लाया है। यूरोप राजेश, और हम महीने के आखिरी हफ्ते में राशन भी सोच समझकर खरीदते हैं। नीलम की आवाज तेज हो गई। तो मैं क्या करूं? राजेश झुंझलाया। बैंक लूट लूं? कुछ तो करो, नीलम चीखी। फिर उसकी उंगली उठी अंदर वाले कमरे की ओर, जहां कमला देवी बैठी थीं। और सबसे बड़ी बात, इस घर में एक बोझ है। हर महीने दवाइयां, डॉक्टर, खाना, हजारों का खर्च। यह शब्द सुनकर कमला देवी का दिल टूट गया। वे धीरे से उठकर बाहर आईं। बेटी, मेरी वजह से, उनकी आवाज कांप रही थी। हां, नीलम बिना रुके बोली। अगर यह खर्च न होता तो हम भी कुछ जोड़ पाते, सपने पूरे कर पाते। नीलम, यह तरीका ठीक नहीं, राजेश ने रोकना चाहा। तरीका? नीलम हंसी। तरीका तब ठीक होता है जब हालात ठीक हों। कमला देवी की आंखों में आंसू भर आए। चुपचाप वे अपने कमरे में चली गईं। दरवाजा बंद करके वे बिस्तर पर बैठ गईं और अपने मृत पति की तस्वीर को देखा। देख रहे हो? वे फुसफुसाईं। आपकी पत्नी आज अपने ही घर में बोझ बन गई है। उस रात घर में किसी को ठीक से नींद नहीं आई। अगले दिनों में घर का माहौल और भी ठंडा हो गया। कमला देवी अब कम ही बाहर निकलती। खाना दरवाजे पर रख दिया जाता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। टीवी पर एक विज्ञापन आया, जीवन बीमा का। अपनों के जाने का दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक सुरक्षा जरूर दे सकते हैं। नीलम की आंखों में अजीब सी चमक आई। राजेश, उसने धीरे से कहा। क्या? राजेश ने पूछा। अगर अगर हमारे पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए तो? कहां से आएगा? नीलम ने टीवी की ओर देखा, फिर राजेश की आंखों में आंखें डालकर एक शब्द बोला, बीमा। राजेश का दिल जोर से धड़का। वो समझ नहीं पाया कि यह क्या था, एक विचार, एक सुझाव, या किसी भयानक योजना की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में नीलम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो बहू कल तक सास को देखकर मुंह फेर लेती थी, अब सुबह सुबह उनके पैर छूने लगी। दवा खुद हाथ में देती, पानी लाती, हालचाल पूछती। कमला देवी हैरान थीं। उन्हें लगा शायद बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती रहीं। मां, आपके लिए सरकार की एक नई योजना आई है, नीलम ने एक दिन मीठी आवाज में कहा। बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री और थोड़ी पेंशन भी। सच? कमला देवी की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा है बेटी। बस कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने हैं, नीलम ने कहा। कमला देवी पढ़ी लिखी नहीं थी। बेटे बहू पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बिना दिन बीतते गए, कमला देवी अब हर बात पर सतर्क रहने लगी। खाना खाने से पहले सूंघती, सीढ़ियां चढ़ते समय दीवार पकड़ती। उन्हें अब अपने ही घर में डर लगने लगा था। फिर एक दोपहर वह हुआ जो नीलम ने सोचा था। नीलम ने चुपचाप ऊपर की सीढ़ियों पर तेल लगा दिया था। कमला देवी जब ऊपर बढ़ीं, उनका पैर फिसला, जोर की चीख, और वे सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। सिर फटा, हाथ पैर छिल गए, खून बहने लगा। पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। राजेश और नीलम बाहर खड़े थे। राजेश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन नीलम की आंखों में डर नहीं, बल्कि बेचैनी थी। फिर जांच में एक और सच्चाई सामने आई। डॉक्टर ने बताया कि कमला देवी के फेफड़ों में शुरुआती स्टेज का ट्यूमर है। अगर यह हादसा न होता तो बीमारी का पता बहुत देर से चलता। यह सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। डर के नहीं, बल्कि इस एहसास के कि जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया है। लेकिन राजेश और नीलम के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। जहां उन्हें मौत की उम्मीद थी, वहां लंबा इलाज खड़ा हो गया। इसी अस्पताल में एक नर्स थी, प्रिया। उसने शुरू से राजेश और नीलम के व्यवहार पर गौर किया। सवाल पैसों के, जल्दी छुट्टी के, इलाज की अवधि के, लेकिन मां के दर्द का कोई सवाल नहीं। एक रात जब कमला देवी दर्द से कराह रही थीं, प्रिया उनके पास बैठ गईं। मां जी, आपको किसी से डर लगता है? कमला देवी की आंखें भर आईं। बरसों का डर, शक और टूटता भरोसा एक साथ बाहर आ गया। उन्होंने सब कुछ बता दिया। कागज, गैस की गंध की सीढ़ियां। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसी रात सीनियर डॉक्टर को बताया। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था, क्योंकि जो अब तक घर की चार दीवारों में छुपा था, वह अब कानून की नजर में आने वाला था। अगली सुबह अस्पताल का माहौल बदला हुआ था। कमला देवी को आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। शरीर कमजोर था, लेकिन दिमाग अब पहले से ज्यादा साफ था। रात भर जो कुछ उन्होंने नर्स प्रिया को बताया था, उसका असर अब दिखने लगा था। प्रिया अब सिर्फ नर्स नहीं रही थी, वह एक गवाह बन चुकी थी। सीनियर डॉक्टर डॉक्टर विकास शर्मा ने सारी रिपोर्ट्स दोबारा मंगवाईं। सिर्फ मेडिकल नहीं, बल्कि वह पूरी फाइल जिसमें बीमा के कागज, जांच रिपोर्ट और इलाज का विवरण था। एक अनुभवी डॉक्टर होने के नाते उन्हें कुछ बातें असामान्य लगीं। इतनी उम्र में इतनी बड़ी बीमा पॉलिसी, वह भी बिना मरीज की जानकारी के? यह सामान्य नहीं था। उसी दिन दोपहर में डॉक्टर विकास ने कमला देवी को अकेले में बुलाया। मां जी, आप जो सोच रही हैं, क्या वही सच है? कमला देवी कुछ पल चुप रहीं। फिर पहली बार उन्होंने साफ शब्दों में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे डर लगता है, अपने ही घर से। यह वाक्य सुनते ही डॉक्टर विकास समझ गए कि मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है। उन्होंने बिना देर किए अपने पुराने मित्र पटना पुलिस के इंस्पेक्टर अनिल कुमार को फोन किया। शाम होते होते इंस्पेक्टर अनिल सादे कपड़ों में अस्पताल पहुंचे। न कोई हंगामा, न कोई वर्दी का रोब। सीधे कमला देवी के पास बैठे और शांत स्वर में बोले, मां जी, जो भी आप बताएंगी, वह यहीं से आपकी सुरक्षा की शुरुआत होगी। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने एक एक कर सब कुछ बता दिया। सरकारी योजना के नाम पर अंगूठा, बीमा एजेंट, नकली डॉक्टर, गैस की गंध, सीढ़ियों पर तेल और गिरने का हादसा। बात खत्म होते होते उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन हल्का हो चुका था। इंस्पेक्टर अनिल ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उसी रात राजेश और नीलम के घर पर पुलिस पहुंची। तलाशी में अलमारी से बीमा पॉलिसी के कागजात मिले। सबूत सामने थे और अब झूठ की कोई जगह नहीं बची थी। अगले दिन अस्पताल के एक कमरे में माहौल भारी था। राजेश और नीलम को बुलाया गया था। उन्हें लगा था कि इलाज के खर्च या डिस्चार्ज की बात होगी, लेकिन सामने इंस्पेक्टर अनिल और डॉक्टर विकास को देखकर दोनों के चेहरे उतर गए। यह पॉलिसी किसकी जानकारी में करवाई गई?
इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया। मां की सुरक्षा के लिए, नीलम ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। तो फिर यह मेडिकल रिपोर्ट फर्जी क्यों है? डॉक्टर, विकास ने फाइल रखते हुए पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि खेल खत्म हो चुका है। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं कमजोर पड़ गया। ये सब झूठ बोल रहा है। नीलम बौखला गई। सारा आइडिया इसका था। अब दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। हर शब्द के साथ उनकी इंसानियत और गिरती चली गई। दोनों को हिरासत में लो, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। अब उस घर में नहीं जाऊंगी जहां मेरी मौत की कीमत लगाई गई थी। डिस्चार्ज के दिन अस्पताल के कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। डॉक्टर विकास ने फाइल बढ़ाते हुए कहा, इलाज लंबा है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगी। हिम्मत आपने पहले ही दिखा दी है। प्रिया ने भावुक होकर कहा, माँ जी, आप चाहें तो मेरे साथ रह सकती हैं, मैं अकेली रहती हूं। कमला देवी मुस्कुरा दी। बेटी, तूने जो किया वही बहुत है। अब मुझे किसी की जिंदगी में जगह नहीं बनानी, मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। उन्होंने पटना के एक अच्छे वृद्धाश्रम का पता निकलवाया। ये कोई मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सोच समझकर चुना गया रास्ता था। वहां वे बोझ नहीं होंगी, बल्कि उन लोगों के साथ होंगी जिन्होंने जिंदगी के अपने अपने संघर्ष देखे थे। अपने पुराने घर का उन्होंने एक ही फैसला किया, उसे किराए पर चढ़ा दिया। जो पैसे मिले, उन्हें अपने इलाज और भविष्य के लिए संभाल कर रख लिया। वो पैसा उनके लिए दौलत नहीं था, आत्मसम्मान था। वृद्धाश्रम में पहला दिन थोड़ा भारी था। नए चेहरे, नई जगह। लेकिन शाम तक जब दूसरी बुजुर्ग महिलाएं उनसे अपनी कहानियां बांटने लगीं, तो कमला देवी को पहली बार लगा कि दर्द साझा करने से हल्का हो जाता है। वहां कोई किसी को बोझ नहीं कहता था। सब एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। कोई मां नहीं, कोई दादी नहीं, बस इंसान। उधर जेल में राजेश का हर दिन एक जैसा था। चार दीवारें, लोहे की सलाखें और सिर में घूमता एक ही सवाल, मैं कहां गलत हो गया? उसे मां का चेहरा याद आता, उनका चुप रहना, उनका सहना। अब समझ में आ रहा था कि लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था। समय बीत रहा था। कमला देवी का इलाज चल रहा था। कीमोथेरेपी के बाद कमजोरी आती, लेकिन अब उनके पास सहारा था। प्रिया की हर हफ्ते की मुलाकात, वृद्धाश्रम की शाम की बातचीत और सबसे बढ़कर यह एहसास कि उन्होंने खुद को बचा लिया है। एक दिन प्रिया ने कहा, माँ जी, आप बदली हुई लगती हैं। कमला देवी हल्के से हंसी। हाँ बेटी, क्योंकि अब मैं डरकर नहीं, समझदारी से जी रही हूं। 3 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद राजेश कई दिनों तक मां को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे पता चला कि वे एक वृद्धाश्रम में रहती हैं। एक दिन वह उस वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़ा था। कई मिनट तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिर झुका हुआ था, कंधे झुके हुए, आंखों में डर और पछतावे का अजीब सा मेल था। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही थीं। उन्हीं के बीच सफेद साड़ी में बैठी कमला देवी थीं। राजेश ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वही शांत चेहरा, वही स्थिर आंखें। लेकिन अब उसमें शिकायत नहीं थी, एक सुकून था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। पास पहुंचकर घुटनों के बल बैठते हुए बोला, मां। कमला देवी ने सिर उठाया। एक पल के लिए उनकी आंखें ठिठक गईं। सामने वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने सारी उम्र खुद को मिटाया था। उठ बेटा, उन्होंने कहा, यह जगह किसी के पैरों में गिरने की नहीं है। राजेश फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया मां। पैसे के लालच में अंधा हो गया। अगर तुम मर जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कमला देवी ने धीरे से उसका सिर थपथपाया। पैसों ने तुझे नहीं बिगाड़ा बेटा, कमजोर इरादों ने बिगाड़ा। मां, मेरे साथ चलो, राजेश ने उम्मीद से कहा। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कभी बोझ नहीं समझूंगा। कमला देवी कुछ देर चुप रहीं। सामने खेलते बच्चों को देखा, वृद्धाश्रम की दीवारों को देखा। फिर उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैंने तुझे माफ कर दिया है बेटा, लेकिन अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्यों मां? क्योंकि अब मुझे वहां मां नहीं, बोझ समझा जाएगा।
यहां मैं सिर्फ एक औरत हूं, एक इंसान हूं। यहां मेरी सांसों की कीमत है। राजेश की आंखों से आंसू बहते रहे। वो समझ गया था कि उसने सिर्फ अपनी मां को नहीं, अपना घर भी खो दिया था। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर सच में प्रायश्चित करना चाहता है तो अच्छा इंसान बन। किसी और मां को कभी बोझ मत समझना। यही मेरे लिए काफी है। राजेश ने सिर झुका लिया। वो बिना कुछ कहे वापस लौट गया। हल्का नहीं, लेकिन बदला हुआ। शाम को कमला देवी अपने कमरे में बैठीं। खिड़की से आती हवा में अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने अपने पति की तस्वीर के सामने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, मैं बच गई, सिर्फ शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से भी। ये कहानी सिखाती है कि लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह सही गलत, रिश्ते और इंसानियत तक भूल जाता है। जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, अगर वही बच्चे उन्हें